दोस्तों 15 अगस्त 1947 भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिलती है और दो नए देश इंडिया और पाकिस्तान बने। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद ही खुद को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया, पर जो भारत था उसने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना ताकि भारत में किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। आज़ादी के टाइम पर पाकिस्तान में लगभग 20% तक माइनॉरिटीज थी, जिसमें हिंदू, सिख और क्रिश्चियन शामिल थे, पर आज इनकी जनसंख्या 1% से भी कम रह गई है। आज दिन दहाड़े पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को उठाकर जबरदस्ती कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाए जा रहे हैं, पर भारत समेत पूरी दुनिया में इस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। हमारे जो सो कोड लिब्रांडो है, जैसे ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, रवीश कुमार या फिर मोहक मंगल या फिर इनके अलावा किसी और का भी नाम ले लीजिए, ये कभी भी शांति दूतों के खिलाफ कोई भी कमेंट नहीं करते, पर जो हिंदू है उनको पूरा ज्ञान फैलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अब दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि कैसे भारत का जो खोखला सेक्युलरिज्म है ये भारत को बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों मेरा नाम है रोलिंग, तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड को। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है, पर कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब को हम बस समझ नहीं पा रहे। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। ये सारे पोस्ट और मैसेजेस सिर्फ एक चीज साबित करना चाहते हैं कि हर एक मुसलमान आदमी एक पोटेंशियल खूनी है। क्योंकि अगर सच में जेनोसाइड और मास रेप हो रहा होता तो आपको लगता है कि मोदी, शाह और जयशंकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम्स पर वही स्टीरियोटाइप थोप दिया जो इनके व्हाट्सएप माफिया में फैलाया जाता है कि मुसलमान तो हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर किसी बंदे या फिर किसी पार्टी को क्लीन चिट देने नहीं बैठा हूँ, और ये मेरा काम भी नहीं है। मैं तो बस आज के इस एपिसोड में आपको इन लिब्रांडो और कांग्रेस की वो सच्चाई दिखाऊंगा कि कैसे ये अपनी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं ताकि उसको भारत और पूरी दुनिया में थोपा जा सके। दोस्तों साल 1947 भारत का बंटवारा होता है और एक नया इस्लामिक देश पाकिस्तान बना। बंटवारे के बाद मुसलमानों ने अपनी नफरत की आग में हजारों हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। 75 लाख से ज्यादा हिंदू और सिखों को पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। हजारों औरतों के साथ रेप किए गए, पर हिंसा का मुखौटे पहने गांधी चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान नहीं गया, पर मुसलमानों को बचाने के लिए दिल्ली में उठाकर आ गया। अब दोस्तों गांधी ने बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसा आंदोलन को सपोर्ट किया जो कि ना तो भारत में हो रहा था और ना ही भारत से रिलेटेड था, जो कि था खिलाफत आंदोलन। इस खिलाफत आंदोलन के फेल होने के कारण ही बंगाल में हजारों हिंदुओं को मारा गया, पर गांधी नेहरू के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अच्छा हुआ नाथूराम गोडसे ने इस साले को पहले टपका दिया, वरना ये भारत को एक इस्लामिक स्टेट बना कर जाता। दोस्तों साल 1971 इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज को कुत्ते की तरह भगा भगा कर मारा और डर के हमारे 90,000 सलवार पाकिस्तानियों ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। अब दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला ऐसा मौका था जब इतने सारे सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया हो। अब इसके बाद जो इंडियन आर्मी थी उसने पाकिस्तान को तोड़कर ईस्ट में एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। अब इसी हार का बदला लेने के लिए जो पाकिस्तानी फौज थी उसने ठंड के कारण खाली पड़े बंकरों पर अपना कब्जा कर लिया जो कि भारतीय सेना के थे। अब उन्होंने वहां पर काफी सारे हथियार इकट्ठा कर लिए ताकि वो इंडियन आर्मी को काउंटर कर सके, पर दोस्तों इनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब एक ताशी नाम का चरवाहा पहाड़ों पर जाता है ताकि अपनी याक को ढूंढ सके, और जैसे वो कुछ मिस्टीरियस नोटिस करता है वो तेजी से नीचे उतरना शुरू करता है ताकि उसको पाकिस्तानी सैनिक देख ना सके। अब इसके बाद वो नीचे उतर गई सारी बात एक भारतीय फौजी को बताता है, जिसके बाद कारगिल समेत दिल्ली तक में हड़कंप मच गया। आखिर उनकी नाक के नीचे कैसे पॉसिबल हो गया। अब दोस्तों इसके बाद इंडियन आर्मी ने अपनी काफी सारी बटालियन को पहाड़ों पर भेजा ताकि पहाड़ों पर जाकर वो चेक कर सके कि अगर वहाँ पर कितने घुसपैठिए मौजूद है, पर यहाँ पर वो पूरी तरह से गलत थे, क्योंकि वो जिन्हें केवल घुसपैठिए समझ रहे थे असल में वो पाकिस्तानी सेना थी जिनका केवल एक ही मकसद था कश्मीर को भारत से काटकर पाकिस्तान में मिलाना। अब दोस्तों ऐसे एक चेकिंग कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया, जिन्हें की नामर्द पाकिस्तानी सेना ने किडनैप कर लिया और 22 दिनों तक हद से ज्यादा टॉर्चर किया गया। जब उनका शव बरामद हुआ तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उनकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी, कानों को गर्म रोड से फोड़ दिया गया, उनके पूरे शरीर की हड्डियां तोड़ दी गई थी और साथ ही उनका शरीर था उसको सिगरेट से जलाया गया। अब दोस्तों जब ये सारे टॉर्चर पूरे हो गए तो उनके प्राइवेट पार्ट तक को काट दिया गया। अब इसके बाद जो इंडियन आर्मी थी वो रिटेलिएट करती है और एज यूजुअल तो पाकिस्तानी सेना ने वो डर के मारे वापस पाकिस्तान भाग गई। All the world admires a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well. But let us not forget that the road ahead is still long and very steep, and we have many peaks to scale. Let us hope that we can do this with the same spirit in which we have faced this challenge, and that we will go ahead from peak to peak, raising our nation to new heights of quality and of excellence. अब दोस्तों कोई मुझे ये बता दो कि आखिर इस लड़ाई के बाद हमने क्या पाया। इस लड़ाई से पहले भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी फरवरी 1999 में पाकिस्तान गए थे ताकि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारा जा सके, पर जब भी हमने पाकिस्तान के दोस्ती का हाथ बढ़ाया
इन सालों ने हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपा। हर रोज पाकिस्तानी सेना भारत के ऊपर आतंकी हमले करती है, जिसमें सैकड़ों जवान शहीद हो जाते हैं, जिसमें पुलवामा अटैक, उरी अटैक और डोडा अटैक सबसे खतरनाक थे, जिसमें एक साथ सैकड़ों भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। अब दोस्तों, जिस बांग्लादेश के लिए हमने लड़ाई लड़ी, जिस बांग्लादेश के लिए हमारे सैकड़ों जवान शहीद हो जाते हैं, आज वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। आज वहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया, जैसा कि आप दोस्तों लेटेस्ट न्यूज में देख सकते हैं कि कैसे वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां पर औरतों के साथ रेप किए जा रहे हैं, पर इसके ऊपर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है, कोई भी इनके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। हमारे जो सो कॉल्ड ब्रांडो है, ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, रवीश कुमार, इन्होंने पूरी तरह से इस चीज को डिनाई कर दिया कि वहां पर जो मुस्लिम है वो हिंदुओं के ऊपर रेप कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं या फिर वहां पर मंदिरों को तोड़ रहे हैं। इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि यहाँ पर उल्टा जो हिंदू है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, दोगलेपन की सीमा होती है। अब दोस्तों, आज तक भारत पर जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जैसे कि उरी अटैक, पुलवामा अटैक, पठानकोट, जो भारतीय पार्लियामेंट उसके ऊपर अटैक, आप इसके अलावा किसी और का भी नाम ले लीजिए, कभी भी जो हमारी अपोजिशन थी यानी कांग्रेस, उसने इसके लिए पाकिस्तान को गिल्टी नहीं बताया, क्योंकि इससे इनका माइनॉरिटी वोट बैंक नाराज हो जाता, जो कि कभी भी नहीं चाहती। आज हमारे काफी सारे नेता लगातार बांग्लादेशियों को भारत में घुसा रहे हैं, और दोस्तों इन्हें ये नहीं पता कि जिनको ये घुसा रहे हैं ये साले वो टाइम बम है जो जब भी फटेंगे भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, जैसे कि दोस्तों बांग्लादेश में हो रहा है। दोस्तों 12 मार्च 1993 महानगरी मुंबई में पहला बम धमाका होता है, और उससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एक के बाद एक 12 अलग अलग धमाकों ने महानगरी मुंबई को पूरी तरह से दहला दिया। ये हमले इतने ज्यादा खतरनाक थे कि जहां जहां धमाके होते हैं वहां पर आग लग जाती है और कई सौ बिल्डिंगें कोलैप्स कर जाती है। अब दोस्तों, इस हमले में पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए जो सीरियल रास्ते बिल्कुल नहीं थे। केवल 2 घंटों के अंदर ही इन 12 धमाकों ने महानगरी मुंबई में पूरी तरह से हल्ला मचा दिया। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसमें 250 लोग मारे जाते हैं और भारत को करीब 27 करोड़ का नुकसान होता है। अब दोस्तों, इस हमले का मकसद बिल्कुल साफ था कि जो 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है और इसकी जगह जो राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, ये उसका बदला है। इस हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम कास्टर पाकिस्तान में छिपा हुआ था और इसके बारे में सबको पता था, पर फिर भी हमारी नामर्द कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि वो चुपचाप बैठकर हिंदुओं की मौत का तमाशा देखती रही, जैसे कोई ये सर्कस हो। अब दोस्तों, इसके बाद भारत के ऊपर 26/11 का आतंकी हमला होता है, जिसमें एक बार फिर 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने महानगरी मुंबई को दहला दिया। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि केवल कुछ घंटों के अंदर ही मुंबई में एक बार फिर से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और भारत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। अब दोस्तों, इसके बाद पीएम मनमोहन सिंह की स्पीच आती है, जिसमें वो कहते हैं कि इस हमले में भारी ताकतों का हाथ हो सकता है, जबकि सबको पता था इसके पीछे केवल पाकिस्तान का हाथ है और ऐसा इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, पर फिर भी हमारी कांग्रेस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। खैर, अगर आप 26/11 के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और अगर कमेंट ज्यादा हुए तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों, इसी तरह का सेम अटैक अमेरिका के ऊपर भी हुआ था, जिसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं, पर अमेरिका यहाँ पर चुप नहीं बैठा, क्योंकि इस हमले में उसके 3000 से ज्यादा सिविलियन मारे गए थे और उसको अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। उसने इस हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढा और वहीं पर कुत्ते की मौत मारा। उसके साथ साथ उसने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया और यहाँ तक इराक तक को रगड़ दिया। अब दोस्तों, ऐसा कभी भी कुछ इंडियन कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि उनका पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है कि वो पाकिस्तान से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और हिंदुओं से कितनी ज्यादा नफरत। इसी तरह के कुछ हमले बीजेपी के टाइम पर भी हुए, पर बीजेपी चुप नहीं बैठी, बल्कि उसने आर्मी को फ्री हैंड दिया कि जाओ घुसो और उनको कुत्ते की मौत मारो। और दोस्तों, ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी नहीं करी, और इसका जो कुछ भी हुआ ये सब आपके सामने है कि कैसे इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुसती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है और आतंकवादी के पिल्लों को कुत्ते की मौत मारती है। दोस्तों, साल 1948 एक नया देश इजराइल बना, जो कि यहूदियों का पहला देश था, और वो हमेशा से भारत को अपना बड़ा भाई मानता है, क्योंकि केवल उससे 1 साल पहले साल 1947 में भारत भी ब्रिटेन से आजाद हुआ था। 1971 की लड़ाई में इजराइल ने अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत की मदद करी। 1999 की कारगिल लड़ाई में हमें सरफेस टू एयर मिसाइल दी। चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा हमारा सपोर्ट किया, जबकि जिस तुर्की को हम अपना दोस्त मानते हैं उसकी हमेशा मदद करते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। Another development that will pave the way for regional peace, stability and prosperity in South Asia will be the establishment of a just and lasting peace in Kashmir through dialogue and cooperation between India and Pakistan. As Turkey, we will continue to support the steps to be taken in this direction. पर हम साले इतने दोगले निकले कि ना तो हमने कभी इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया और ना ही कभी इसकी वॉर में मदद करी। अब दोस्तों, जब से इजराइल बना है तब से उसके ऊपर हजारों आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों इजरायली मारे जा चुके हैं, पर कभी भी भारत की नामर्द कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने इसको कंडेम नहीं किया और ना ही कभी इसमें हमास की गलती बताई। वो इस टॉपिक पर या तो अपनी चुप्पी साध लेती या हमेशा पैलेस्टीन का सपोर्ट करती। 2014 से पहले कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर कभी इजराइल नहीं गया था, और ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले थे। Narendra Modi had the look of a man making up for lost time. It has, after all, taken nearly 70 years for an Indian Prime Minister to visit Israel, and he was keen to emphasize the deepening relationship between the countries. दोस्तों, जब पाकिस्तान ने अपना एटम बम बनाया तब इसके बारे में इजराइल को पता चल गया, तो उसने भारत को इसके बारे में बताया कि एटम बम आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि आज उसी एटम बम के दम पर 2 करोड़ का पाकिस्तान आज अपने बाप इंडिया को एटम बम की धमकी देता है। और दोस्तों, इसके अलावा इजराइल के लिए भी काफी बड़ा खतरा था, क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश के हाथ में एटम बम होना यानी सीधे सीधे जो इजराइल का अस्तित्व था उसके ऊपर खतरा होना।
इसके लिए उन्होंने भारत को ऑफर दिया कि हम जो ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर एटम बम बन रहा है हम उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और उसमें आपका कहीं भी कोई नाम नहीं आएगा। आप बस हमें गुजरात पोर्ट पर रिफ्यूल करा देना ताकि जो हमारे फाइटर जेट है उनको कोई दिक्कत ना हो। पर हमारी जो नामद कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने साफ साफ मना कर दिया और इसको पाकिस्तान का जो इंटरनल मैटर था वो बता दिया। अब इसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री थे यानी मोरारजी देसाई उन्होंने फोन कॉल पर ये सारी बातें पाकिस्तान के जो डिक्टेटर था यानी जिया उल हक उसको बता दी और उसके बाद पाकिस्तान में हमारे जितने भी रो एजेंट थे उन सभी को जान से मार दिया गया। अब दोस्तों इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया जिसमें हजारों इजरायली मारे जाते हैं और काफी सारों को वापस बंदी बनाकर गाजा पट्टी ले जाते हैं। अब दोस्तों ये वो टाइम था जब हमें खुलकर इजराइल को सपोर्ट करना था और जरूरत पड़ने पर वहां पर अपनी आर्मी भेजनी थी, पर यहाँ पर हम फिर से अपनी दोस्ती निभाने में फेल हो गए। अब दोस्तों इसके अलावा हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उनका पैलेस्टीन के साथ कुछ ज्यादा ही प्रेम था क्योंकि वो यासिर अराफात को अपना बड़ा भाई मानती थी जो कि साले आतंकवादी का पिल्ला था और इसके अलावा वो रक्षाबंधन पर हर साल उसे राखी बेचती थी। अब दोस्तों 7 अक्टूबर के हमले के बाद जब इजराइल ने रिटेलिएट करना शुरू किया तो पूरी दुनिया के लिए ब्रांडों की चीख निकल गई और वो सभी इजराइल को वो रोकने की कह रहे हैं जिसमें आम पैलेस्टीनी न मरे। पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि आखिर इजराइल के ऊपर हमास ने 7 अक्टूबर का हमला किया ही क्यों, आखिर क्या सियान पड़ी थी जो उसने इजराइल के ऊपर अटैक किया। इजराइल में फ्री में खाना पानी बिजली यहाँ तक कि अपने लोगों से ज्यादा की तनख्वाह पर उनको काम दे रहा था, पर फिर भी इन सालों ने गद्दारी करी। वहां पर हमास को इन्फॉर्मेशन दी जिसके बाद 7 अक्टूबर का हमला हुआ। इस पर हमारे प्यारे मिस्टर ध्रुव राठी का वीडियो आया जिसमें उनका कहना है कि जो यहाँ पर इजराइल है जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, हमास ने क्या वो गलत है, पर जो इजराइल कर रहा है वो और भी ज्यादा गलत है जिसमें आम पैलेस्टीनी मारे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल ये कहता जरूर है लेकिन सच्चाई ये भी है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक्स में ढेरों पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे गए हैं। पूरी दुनिया के लिए ब्रांडों ने ट्रेंड्स लाए वीडियोस बनाई जिसमें ध्रुव राठी भी हमारा सबसे आगे रहा। उसने अपनी वीडियो में कहा कि जो ग्रेट पावर्स होती है जो सुपर पावर्स होती है उनके पास ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। है जो स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो उनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो उनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इजराइल। तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमारे जैसे लोग हैं जिन्हें इजराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है, इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, उसी लेवल का। अब हमारे मुर्ग मुसल्लम मिस्टर ध्रुव राठी का वीडियो आया जिसमें इसने इजराइल के ऊपर एलिगेशन लगाए कि जो इजराइल गाजा में कर रहा है वो सरासर गलत है, वो जेनोसाइड कर रहा है जिसमें औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं। पर भाई मुझे ये बता दे कि तूने कहीं भी ये क्यों नहीं बताया कि जो इजराइल के औरतें और बच्चे मारे गए थे वो भी गलत है। तूने इसके ऊपर अपनी कहीं भी जबान नहीं खोली बल्कि तूने सारी गलती इजराइल की बता दी। इजराइल ने गाजा में जो एयर स्ट्राइक्स करी हैं उसमें बहुत से सिविलियंस और बच्चे भी मारे गए हैं और इजराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उन्हें इन चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए कि वो जब टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ उनके रॉकेट लॉन्चर्स को करें या उनके टेररिस्ट ग्रुप्स को करें, बच्चे तो कोई यहाँ पर टेररिज्म का काम नहीं कर रहे हैं। और ये कहना कि यहाँ पर कुछ साइड में कैजुअलिटीज होंगी ही जब आप उन्हें टारगेट करोगे, ये सही नहीं है। अब मैंने तेरी सारी बातें मान ली कि तू जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही है और तू मिस्टर परफेक्ट है, तो चलो मेरे को सवालों का जवाब दे दे कि आखिर 7 अक्टूबर के दिन इजरायली हमास के ऊपर हमला क्यों किया और अगर किया तो उसका कारण क्या था। इसके अलावा उसने छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारी, क्या वो सही था। इन मादर चौधों ने छोटे छोटे बच्चों को ओवन में डालकर जिंदा भून दिया, क्या वो सही था। एक प्रेग्नेंट वुमन का पेट फाड़कर उसी के सामने उसी के बच्चे के सिर में गोली मार दी, क्या वो सही था। इन लोगों ने जिन लोगों को होस्टेज बनाया उन मासूम बच्चों के साथ इन्होंने रेप किया और बाद में उन्हें मार डाला, क्या वो सही था। अब मुझे पता है इस पर डल्लू भाई कोई भी रिएक्शन नहीं देगा और ना ही कोई कमेंट करेगा क्योंकि इसे पता है यहाँ पर फंस जाएगा। अब दोस्तों इजराइल हमास के ऊपर ध्रुव राठी का लेटेस्ट वीडियो आया जिसमें उसका कहना है कि जो इजराइल गाजा में बॉम्बिंग कर रहा है उसमें इनोसेंट बच्चे और बूढ़े मारे जा रहे हैं, उसमें औरतें मारी जा रही हैं और ये बिल्कुल गलत है और ऐसा कुछ भी होना चाहिए। तो क्या जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तो क्या उसने लड्डू बांटे थे। बैटिंग दोनों साइड से होती है, हमास बैटिंग कर चुका है और अब इजराइल बैटिंग कर रहा है। इजराइल की बैटिंग में चौके छक्के में लगेंगे, बॉल बाउंड्री के पार भी जाएगी और हो सकता है कि एक आधी बॉल जो है वो स्टेडियम के पार भी चली जाए। बाकी तो होशियार है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दोस्तों 25 जुलाई 2024 को बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे जहां पर एक पॉलिटिशियन रशीदा तलेब ने उन्हें वॉर क्रिमिनल और गिल्टी ऑफ जेनोसाइड कहा। अब दोस्तों कोई मुझे ये बता दो कि क्या इस 2 टके के पॉलिटिशियन ने कभी भी हमास को क्रिटिसाइज किया और इसने ऐसा कभी भी नहीं किया होगा और ना ये करेगी क्योंकि इनकी नज़र में काफिरों को मारना जिहाद होता है और जिहाद करने के बाद इन्हें जन्नत मिलेगी और जन्नत में 72 हूरे। इन्होंने हमेशा से हमास को एक फ्रीडम फाइटर ग्रुप का नाम दिया जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और किसी को ये नहीं पता कि लड़ किससे रहे हैं। इजराइल ने फ्री में खाना पानी इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ दिया और इन सालों ने आखिर उन्हीं के ऊपर धोखा दे दिया। दोस्तों यहाँ पर वो बात सच हो गई कि इन्होंने जिसकी थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, यानी सपोले को कितना दूध पिला लो एंड में वो तुम्हें ही काटेगा और ये बात इनके लिए बिल्कुल सच भी हो गई। इन्होंने दोस्तों उसी इजराइल के ऊपर अटैक किया जिसने इनके लिए सब कुछ किया, वहाँ पर स्कूल बनाए ताकि ये पढ़ लिख सके और अपना फ्यूचर सही कर सके। पर दोस्तों इनकी नज़र में फ्यूचर कुछ नहीं है, बस जिहाद करो, काफिरों को मारो और जन्नत प्राप्त करो। दोस्तों जब इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया तो पूरी दुनिया के लिए ब्रांडों एक ट्रेंड चलाते हैं ऑल आइज ऑन रफा,
जिसमें भर भर के स्टोरीज लगाते हैं, जिसमें हमारे बॉलीवुड के एक्टर भी शामिल है, जिसमें समंथा रुथ प्रभु, वरुण धवन, विजय वर्मा, कीर्ति सुरेश, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा, तृप्ति दिमरे, रकुलप्रीत सिंह, भूमि पेडनेकर, स्वरा भास्कर, सोनाक्षी सिन्हा और नुसरत भरूचा शामिल है। अब दोस्तों ये साली नुसरत भरूचा हमास हमले के टाइम पर इजराइल में थी और इसने मेरे इंटरव्यू में बताया था कि कैसे हमलों के ऊपर गोलियां चल रही थी और ये हमला कितना ज़्यादा खतरनाक और भयानक था जिसे देखने पर रूह कांप जाए। और बाद में दोस्तों ये दोगलापन दिखाती है और उसी हमास के लिए स्टोरीज लगाती है ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। इनकी दोस्तों साफ सी आइडियोलॉजी है कि जो इनको मारते हैं, काटते हैं, इनको हमेशा पीटते हैं, जूते के नीचे दबा के रखते हैं, ये उनके लिए सपोर्ट रखते हैं। और जहाँ पर इनको लिबर्टी मिलती है, जैसे वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न देश हो गए जैसे यूके, यूरोप, वहाँ पर दोस्तों आपको पता है क्या कर रहे हैं। दोस्तों रफा के हमले में इसराइल ने कुछ आतंकवादी के पिल्ले क्या मार दिए, पूरी दुनिया के लिबरांडों की गांठ जल गई। पर जब हिंदुओं पर हो रहे धार्मिक यात्रा पर अचानक से हमला कर दिया जाता है और ये पाकिस्तानियों पर हमला करते हैं जिसमें हमारे हिंदू भाई बहन मारे जाते हैं, तो पूरी दुनिया के लिबरांडो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। मोहक मंगल, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, आकाश बैनर्जी जैसे लोग रफा हमले पर भर भर के वीडियो बनाते हैं। और जब कोई हिंदू मरता है तो ना तो कोई ट्रेंड चलता है, ना कोई वीडियो बनती है, ना कोई पोस्ट कर जाती है, बाकी सब कुछ करना बड़ी दूर की बात रही। ये मुसलमानों के मरने पर छाती पीट लेते हैं। और जब कोई हिंदू मरता है तो इनके मुंह में फेविकोल जम जाता है और ऊपर से टेप लगा लेते हैं। पिछले 1000 सालों में 350 मिलियन से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया और लगभग इतने हिंदू मुसलमान बन गए। और दोस्तों इसके बारे में कभी भी किसी लिबरांडो ने बात नहीं करी और ये बात करेंगे भी नहीं, जो किससे कम्युनल हो जाएंगे, जबकि ये तो है सेक्युलर। अब दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 5 पॉइंट्स के बारे में बताया कि कैसे हमारे देश के जो लिबरांडो है हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और बीजेपी के खिलाफ भोगते रहते हैं। और ये कभी भी ना तो आम आदमी पार्टी और ना ही कांग्रेस को कभी भी इनमें से किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करते, जबकि इन्होंने लाखों करोड़ों के घोटाले किए। हमारे देश के कुछ बड़े क्रिकेटर जिसमें विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा शामिल है, ये भी तक राम मंदिर नहीं गए, जबकि इन्हें क्लियरली इन्विटेशन मिला था। अब दोस्तों हमारे देश के जो सेक्युलर क्रिकेटर है ये इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले पाकिस्तानी प्लेयरों को गले लगाते हैं, उन्हें भाई भाई करते रहते हैं, जैसे इंजी भाई, अफरीदी भाई। और दोस्तों ये साले भाई पाकिस्तानी है जो कि इंडियन मीडिया के सामने इंडिया की चाटने पर लगे रहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया में अपने असली रंग दिखाते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि इंडिया में मीडिया का कितना दबाव था आप लोगों पर और मीडिया की एक्सेस थी, टीवी, न्यूज़पेपर्स वगैरह, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? मेरे ख्याल में वहाँ का जो मीडिया है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव देखा गया और बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों को बड़ा करके दिखाना, तो मेरे ख्याल में बड़ा नेगेटिव साइन है। और आई थिंक दोनों पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि दोनों मुल्कों के जो कॉन्टेक्ट जो आपस में ख़राब हुए हैं वो हुए हैं भी मेरे ख्याल में मीडिया की वजह से, इसलिए कि वहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो टीम के साथ, इंडियन टीम कैसी है आप लोग के साथ, उनकी ट्रीटमेंट और उनका बातचीत वगैरह किस तरह? देखिए जी, एक छुपा नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता, जितनी भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। हम लोग अंदर से जो जिस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकते, चाहे इसके लिए जितनी भी कोशिश। अब दोस्तों जब भी कोई मैच होता है 2021 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया पाकिस्तान से हार गई थी तब इन्होंने इसको इस्लाम की जीत बता दिया था, मतलब इंडिया को हराना इस्लाम की जीत हो गई। जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। जो शाहिद अफरीदी है उसने इंडिया पाक बॉर्डर पर बताया था कि 1948 में जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया था तब इसमें उसका दादा भी शामिल था जिसने हिंदू औरतों से रेप किया था और जो क्रिश्चियन नन थी उनको जिंदा जला दिया था। अब दोस्तों जो हमारे देश के क्रिकेटर हैं वो क्या करते हैं, सेक्युलर बंदे इन्हें गले लगाते हैं, इनको भाई भाई करते हैं और दोस्तों ये हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा जहर रखते हैं कि वक्त पड़ने में दोस्तों हमेशा हमारा गला काटेंगे, बाकी तो सबके सामने है। अब दोस्तों हमारे ध्रुव राठी के भाई यानी कि मिस्टर मोहक मंगल का वीडियो आया जिसमें उसका कहना है कि हम औरंगजेब को समझ नहीं पाए। मतलब भाई तू कहना क्या चाहता है, जिसने अपने बाप को काल कोठरी में डाल दिया, अपने बड़े भाई दारा सिखों का सिर काट कर अपने ही बाप के पास भेजा, अपनी बहन को हाउस अरेस्ट करवा दिया, लाखों हिंदुओं के सिर कलम कर दिए, हजारों मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिदें बना दी, हिंदू बौद्ध सिख लोगों के ऊपर जिज़िया टैक्स लगाया ताकि वो इस्लाम कबूल कर सके और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाया जा सके। हजारों मंदिरें तोड़ दिए गए, जो भारत कितनी सारी किताबें थी ताकि भारत जिसमें भारत का ज्ञान सम्मिलित था उनको जला दिया गया। और इसका कहना है कि हम औरंगजेब को समझ नहीं पाए। तो भाई मुझे ये बता दो कि आखिर हम इसे कहाँ नहीं समझ पाए। इसका कट्टरपना इतना ज़्यादा था कि हिंदू से इतनी ज़्यादा नफरत करता था कि इसकी नज़र में केवल एक ही बात थी, जहाँ हिंदू दिखे उन्हें मार दो। और इसका कहना है कि हम औरंगजेब को समझ नहीं पाए। भाई ये तो ऐसे पॉइंट थे जिनके बारे में मुझे पता है, पता नहीं ऐसे कितने सारे और काम होंगे जिसके बारे में ना तो मुझे पता है, ना मैंने कभी सुना, ना मैंने कभी पढ़ा। और इसको मोहक मंगल का कहना है कि हम समझ नहीं पाए। भाई ऐसे लोग को तू ही समझो। हाँ भाई तो से राम राम। आज दोस्तों पूरा यूरोप जिसमें UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और बेल्जियम शामिल है और इसके अलावा काफ़ी सारे और भी देश शामिल हैं, ये टाइम बम के ऊपर बैठे हुए हैं और इन्हें पता नहीं है कि ये टाइम बम कितना ज़्यादा खतरनाक है, जो जब भी फटेगा पूरे यूरोप में आग लगा देगा। ये साले पहले डिफ्यूजी बनकर यूरोप जाते हैं और बाद में उन्हीं के कानूनों को हटाकर शरिया की मांग करते हैं। अगर तुम इतना शरिया में रहने का शौक है तो आखिर तुम यूरोप आते क्यों? उन्हें अपने कबाड़ देशों में रहो, और अगर शरिया इतना चाहिए तो इराक, सीरिया, ईरान और सारे मुस्लिम देश पड़े वहाँ जाकर रहो। और ये साले उन देशों में गंदगी मचाते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है,
क्योंकि इन्हें पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये कुछ भी बकेंगे और लोग सुनेंगे। अब दोस्तों इन रिफ्यूजीज ने यूरोप में लड़कियों का निकलना मुश्किल कर दिया है। वहाँ पर हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज यूरोप के किसी न किसी शहर में दंगे होते जा रहे हैं और सबको पता है इसके पीछे का कारण क्या है। और फिर भी जो लेफ्ट मीडिया है वो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। अभी भी टाइम है, या तो इस गंदगी को साफ कर दो और ना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, इस्लामिक देशों में जो बाकी कन्वर्टेड देश है उनका हुआ था। अब दोस्तों मेरा यहाँ पर सीधा सीधा ओपिनियन ये है कि जो तुम्हारे धर्म की रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ चलना चाहता है और तुम्हारे साथ कोऑपरेट करता है, उसको फुल वेलकम। और जो तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता और तुम्हारे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको उठाकर बाहर फेंको, चाहे वो साला कोई भी क्यों ना हो। दोस्तों मोदी ने इन शांति दूतों के लिए हजारों करोड़ों की स्कीम बनाई, इनके लिए उनको गवर्नमेंट जॉब दी, इनके लिए भर भर के काम किया, पर इन एंड क्या हुआ? 2024 के इलेक्शन में इन्हें इनका एक भी वोट नहीं मिला। अभी भी टाइम है, या तो सुधर जाओ, उसको वोट दे तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हें बचाए, तुम्हारे धर्म की रक्षा करने, वरना इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि इतिहास में हमारे पूर्वजों का हुआ था। इस जातिवाद से ऊपर उठ जाओ, ये जातिवाद हमेशा हमें बांट कर रखेगा। हिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। अब दोस्तों मेरा यहाँ पर जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर है उनसे 3 सवाल है, और 3 में से आप किसी भी एक सवाल का जवाब दे दो ताकि मैं भी समझ जाऊँ आप कितने बड़े देशभक्त और सेक्युलर हैं। दोस्तों साल 2003 में मलाड बीच पर शांति दूतों की भीड़ ने 9 हिंदुओं को गात्र मूली की तरह काट दिया। पीएफआई जैसा आतंकी संगठन लगातार फॉरेन फंडिंग से भारत में मिशन 2047 की तैयारी करता रहा ताकि आने वाले सालों में भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाया जा सके। पर इसके बारे में हमारी रूलिंग गवर्नमेंट यानी कांग्रेस ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिए, जरा मुझे इसके बारे में रूबरू कराएं ताकि मुझे भी पता चले कि हमारी जो सो कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट थी उसने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया। अब दोस्तों लिब्रांडो से मेरा दूसरा सवाल ये, क्या कि जहाँ पर शांति दूत मौजूद है वहीं पर प्रॉब्लम्स क्यों है? ये जिन भी देशों में मौजूद है वहाँ या तो दंगे हो रहे हैं या सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, जिसके सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है इराक, सीरिया, ईरान, पैलेस्तीन, लेबनान, हमास जैसे संगठन। पर फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इन देशों में जितनी भी माइनॉरिटीज बची हुई थी वो लगभग पूरी तरह से साफ हो गई, और जो बची हुई है उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों से हिंदू माइनॉरिटी पूरी तरह से खत्म हो गई, और बाकी जो इस्लामिक देश हैं जो कि आज कट्टर इस्लामिक देश है वहाँ पर माइनॉरिटीज ना के बराबर बची है। आखिर मेरा सवाल ये है कि जहाँ पर ये है वही माइनॉरिटीज क्यों खत्म हो गई? बाकी और भी तो सारे देश हैं, वहाँ पर माइनॉरिटी कैसे बच गई और इन देशों से कैसे गायब हो गई? इसके बारे में जरा मुझे जवाब जरूर दें। अब दोस्तों लिब्रांडो से मेरा आखिरी सवाल कि साल 1950 में अमेरिका ने भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने का ऑफर दिया, जिससे चाइना का सपोर्टर नेहरू साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो काफी बड़ा कम्युनिस्ट था और चाइनीज सपोर्टर था। नेहरू पर अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में इस बात की चर्चा भी की है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि 1953 के आसपास भारत को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। शशि थरूर के अनुसार भारतीय राजनयिकों ने ये फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इनकार का जिक्र था। थरूर के अनुसार नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। इसके बाद साल 1955 में यूएसएसआर ने दोबारा भारत को ऑफर दिया, पर चाइना का दलाल नेहरू दोबारा मना कर देता है क्योंकि उसकी नजर में जो चाइना थी वो काफी ज्यादा ग्रेट कंट्री थी और यूएनएससी की सीट चाइना डिजर्व करता था। अब दोस्तों से लगता था कि यूएनएससी का मेंबर बनने के लिए उसे नॉन अलाइंड मूवमेंट छोड़ना पड़ेगा जो कि उसके सिद्धांतों के खिलाफ जाता था, और हो सकता है कि इससे पूरी कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन जाता। मतलब इस भोसड़ी के ने केवल अपनी साफ सुथरी छवि के लिए भारत को यूएनएससी का मेंबर नहीं बनने दिया। 7 नवंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुम्हारा चीन प्रेम भारत को ले डूबेगा, क्योंकि जो चीन है वो एक विस्तारवादी देश है जिसके जद में कभी ना कभी भारत जरूर आएगा। अब दोस्तों जो नेहरू था उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था जो चाइना उनका सबसे बड़ा मित्र है। पर दोस्तों साल 1962 में उनकी सारी गलतफहमी दूर हो गई जब चाइना ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया और भारत का काफी बड़ा हिस्सा जीत लिया, जिसे आज हम अक्साई चीन कहते हैं। अब 2 कौड़ी के लिब्रांडो, नेहरू के इतने बड़े ब्लंडर पर तुम क्या कहना चाहोगे जिसने केवल अपनी जिद के चलते और अपनी साफ सुथरी छवि के लिए भारत को यूएनएससी का मेंबर नहीं बनने दिया? अब दोस्तों मुझे पता है कि इनमें से किसी भी सवाल का जवाब इनमें से किसी भी लिब्रांडो के पास नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए देश धर्म से बढ़कर इनकी लिबरल आइडियोलॉजी है। और अगर तुम्हारे पास जवाब है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और मान लो अगर कमेंट नहीं करना तो एक सेपरेट वीडियो बनाकर मुझे टैग कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े लिब्रांडो हो। अब दोस्तों ये था आज का एपिसोड और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।